अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री दबाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया है और यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा ये किया है कि अमेरिकी सेना ने 70 से ज़्यादा तेल टैंकरों को ईरानी बंदरगाहों में आने जाने से रोक दिया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये जहाज़ करीब 166 मिलियन बैरल ईरानी तेल ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिसकी कुल कीमत 13 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 13 अप्रैल से स्टेट ऑफ हार्मोज यानी ईरान का जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, जल डमरू मध्य है, वहां पर ईरानी समुद्री गतिविधियों के खिलाफ बड़ा नेवल ब्लॉकेट शुरू कर दिया है और इस मिशन में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और 20 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। हार्मोज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से की क्रूड ऑयल सप्लाई गुजरती है। ये मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, लेकिन अब लगातार बढ़ते सैन्य तनाव और अमेरिकी नाकेबंदी के कारण पूरे गल्फ रीजन में जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। सेंटकॉम का कहना है कि भारी मात्रा में ईरानी तेल समुद्र में फंसा हुआ है, जिससे तेहरान की तेल कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ इस टकराव ने अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी मार्केट में भी डर बढ़ा दिया है, क्योंकि सप्लाई रुकने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और तेल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका पैदा हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार दूसरे दिन भी स्टेट ऑफ हार्मोज से कोई बड़ा कमर्शियल जहाज नहीं गुजरा है। जहाज़ों की ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक शुक्रवार सुबह 9 बजे जीएमटी तक पिछले 24 घंटों में किसी बड़े कमर्शियल वेसल की आवाजाही दर्ज नहीं की गई है, जिससे पूरी दुनिया में चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर यही हालात ऐसे ही जारी रहे तो पूरे वर्ल्ड की जो तेल सप्लाई है उस पूरा असर पड़ सकता है और इसका असर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सऊदी अरब ने साफ तौर पर इन खबरों को खारिज कर दिया है कि उसने अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों के लिए करने की अनुमति दी है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वे किसी भी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ क्षेत्र में तनाव कम करना है और युद्ध रोकना है। सऊदी ब्रॉडकास्टर अल अरेबिया के मुताबिक एक वरिष्ठ सऊदी सूत्र ने कहा है कि किंगडम ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी भी सैन्य हमले के समर्थन में नहीं होने दिया है और कुछ ताकतें जानबूझकर सऊदी अरब की छवि को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही हैं। ये बयान उस समय आया है जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा ये किया था कि सऊदी अरेबिया और कुवैत ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस और एयरबेस इस्तेमाल करने की छूट दे दी है, ताकि अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मोज में कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अपनी नेवल एस्कॉर्ट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिर से अमेरिकी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों के जरिए तेल टैंकरों और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। हालांकि यह मिशन कुछ दिनों पहले अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मध्यस्थता का खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि रियाद चाहता है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जल्द समझौता हो, ताकि पूरे गल्फ रीजन को एक बड़े युद्ध से बचाया जा सके। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले शुरू हुए थे। उसके बाद पूरे मिडल ईस्ट में हालात विस्फोटक हो गए थे, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बनाया और स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया था। बाद में 8 अप्रैल को अमेरिका की मध्यस्थता के जरिए सीज़फायर हुआ, लेकिन इस्लामाबाद में हुई बातचीत स्थायी समझौते तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बिना समय सीमा बताए युद्ध विराम को बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं अमेरिका ने 13 अप्रैल से स्टेट ऑफ हार्मोज में ईरानी जहाज़ों और समुद्री गतिविधियों के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड जारी किए थे। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। अब सऊदी अरब के इस बयान ने साफ कर दिया है कि रियाद खुलकर किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता है।
और वे खुद को इस बढ़ते अमेरिकी ईरानी टकराव से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और गल्फ ऑफ ओमान के पास कथित अमेरिकी हमले में एक ईरानी कार्गो जहाज के नाविक की मौत हो गई है, जबकि 4 और दूसरे जो नाविक हैं वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ईरान की महर न्यूज एजेंसी के मुताबिक दक्षिण ईरान के कंट्री के गवर्नर मोहम्मद रदमहर ने पुष्टि की है कि रात भर चले इस हमले के बाद लापता नाविकों में से एक का शव रेस्क्यू टीमों को मिल गया है, जबकि बाकी 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य गतिविधियां जारी रही हैं। ईरानी अधिकारियों का दावा यह है कि यह जहाज एक सिविलियन कार्गो वेसल था जो मिनाब के कुल्हाही इलाके के लोगों का था और अमेरिकी कार्रवाई के दौरान इस पर हमला हुआ है, जिसके बाद जहाज में भीषण आग लग गई। गवर्नर रदमहर के अनुसार जहाज पर कुल 15 नाविक मौजूद थे, जिनमें से 10 घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 5 लोग पहले लापता बताए गए थे। अब उनमें से एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस घटना ने पूरे गल्फ रीजन में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में शामिल है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच लगातार टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने हाल ही में 70 से ज्यादा ईरानी तेल टैंकरों को रोकने का दावा किया था और अब इस नए हमले के बाद हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। ऊर्जा बाजारों में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लगातार सैन्य संघर्ष और जहाजों पर हमलों के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है और उसका खतरा भी मंडरा रहा है। ब्रिटेन से इस वक्त एक बेहद बड़ी और विवादित खबर सामने आ रही है, जहां यूके डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड यानी BDBT ने इजराइल को सैन्य उपकरणों के एक्सपोर्ट के लिए 2 नए लाइसेंस मंजूर कर दिए हैं। और इस खुलासे के बाद ब्रिटिश सरकार पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सितंबर 2024 में खुद ब्रिटेन ने यह कहते हुए कई सैन्य निर्यात रोक दिए थे कि इन हथियारों का इस्तेमाल गजा में हो रहा है, कथित जनसंहार में किया जा सकता है। लेकिन अब कैंपेन अगेंस्ट आर्म्स ट्रेड यानी कैट ने दावा यह किया है कि ब्रिटेन ने फिर से करोड़ों पाउंड के सैन्य उपकरणों की मंजूरी दे दी है, जिनमें सबसे बड़ा लाइसेंस करीब 8.7 मिलियन पाउंड यानी लगभग 11.8 मिलियन डॉलर का है, जो टारगेटिंग इक्विपमेंट यानी निशाना लगाने वाली सैन्य तकनीक और उसके कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन ने 2025 की आखिरी तिमाही में इजराइल के कुल 20.5 मिलियन पाउंड के एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी किए हैं और यही मामला अब राजनीतिक तूफान बन चुका है। CAAT का आरोप है कि ब्रिटिश सरकार तकनीकी नियमों का सहारा लेकर इजराइल की सैन्य मदद जारी रखे हुए है, जबकि गजा में लगातार युद्ध और तबाही जारी है। ब्रिटिश सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि ये उपकरण इजराइल में इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि री एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को भेजने के लिए है और इजराइल अंतिम उपयोगकर्ता नहीं है। लेकिन कैट ने इस दावे को लीगल फिक्शन यानी कानूनी बहाना बताया है। संगठन का कहना है कि इजराइल पहले भी ऐसे हथियारों और सैन्य उपकरणों को दूसरी जगह भेजने की बजाय खुद इस्तेमाल कर चुका है, जिसे ऑटो डाइवर्जन कहा जाता है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ब्रिटिश सरकार के पास ऐसा कोई मजबूत सिस्टम नहीं है जिससे ये जांचा जा सके कि ब्रिटेन से भेजे गए हथियार आखिरकार कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको इजराइल इस्तेमाल कर रहा है या वो दूसरे देशों में भेज रहा है। इसी बीच मार्च में एक और बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें एल्बिट की ब्रिटिश स्थित सब्सिडरी पर आरोप यह लगा था कि उसने वॉच कीपर ड्रोन्स के कई कंपोनेंट्स इजराइल भेजे हैं, जबकि लाइसेंस के मुताबिक उन्हें रोमानिया पहुंचना था। लेकिन इजराइल ने गजा युद्ध का हवाला देकर वे डिलीवरी रोक दी थी और अब दूसरा नया लाइसेंस सैन्य ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो फ्रांस, ग्रीस, इजराइल और इटली के लिए मंजूर किया गया है। माना जा रहा है कि ये पार्ट्स इटली के लियोनार्डो द्वारा बनाए गए M346 फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए हैं, जिनका इस्तेमाल इजरायली पायलटों को F-16 और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग में दिया जाता है और यही विमान गजा, ईरान और लेबनान में हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं।
कैट के रिसर्च कोऑर्डिनेटर सैम पर्लो फिरमैन ने कहा है कि नए लाइसेंस दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार तकनीकी नियमों के भीतर रहकर भी इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को सक्षम बना रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि टारगेटिंग इक्विपमेंट आसानी से गजा में इस्तेमाल हो सकता है और ब्रिटिश सरकार केवल कागजी एंड यूजर अंडरटेकिंग्स पर भरोसा कर रही है, जिनकी इजराइल में कोई कानूनी ताकत नहीं है। अब इस पूरे मामले ने ब्रिटेन में नई राजनीतिक बहस को छोड़ दिया है और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर हथियारों का इस्तेमाल युद्ध अपराधों में हो रहा है तो केवल तकनीकी बहानों के जरिए खुद को जिम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता है। गुजरात के द्वारका जिले से एक बेहद दुख भरी खबर आई है जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया है। देवभूमि द्वारिका के रहने वाले भारतीय नाविक अल्ताफ तलब खैर की स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास कथित क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ताफ तलब खैर अल-फैज नूर सुलेमानी नाम के जहाज पर सवार थे जो दुबई से यमन की तरफ माल लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में गोलीबारी की झपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जहाज पर कुल 18 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और क्रॉस फायरिंग के दौरान अल्ताफ जहाज के इंजन रूम के पास थे जहां उन्हें घातक चोट लगी। घटना के बाद पूरे भारतीय समुद्री समुदाय में डर और गम का माहौल है। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि वे जहाज मालिकों के संपर्क में हैं तथा मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन के महासचिव एडम भाविया के मुताबिक यह हादसा उस समय हुआ जब जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पार कर रहा था और क्षेत्र में लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के कारण हालात बेहद खतरनाक बने हुए हैं। बाद में प्रेम सागर नाम के दूसरे जहाज ने बाकी 17 भारतीय क्रू सदस्यों को बचाया और उन्हें सुरक्षित दुबई पहुंचाया गया। एडम भव्य ने भारतीय दूतावास से अल्ताफ तलब खैर के अंतिम संस्कार और बाकी नाविकों की सुरक्षा तथा कानूनी मदद की सुनिश्चित करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ गुजरात के जाम सलैया कस्बे के रहने वाले थे और बुधवार दोपहर दुबई से रवाना हुए थे, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये दुखद हादसा हो गया। इस घटना ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बढ़ते युद्ध जैसे हालात और समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है, जहां अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय सैन्य तनाव के बीच लगातार जहाजों की आवाजाही खतरे में पड़ती जा रही है।